Hello friends, welcome to all of you again in our YouTube channel The Maurya Classes। कल हम लोग डिस्कस कर रहे थे आपका चैप्टर क्लास 10th का केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो कल हमने डिस्कस किया कि केमिकल रिएक्शन किसे कहते हैं, केमिकल रिएक्शन का कैरेक्टरिस्टिक क्या है और केमिकल रिएक्शन कैसे लिखते हैं, इक्वेशन क्या है। इक्वेशन को बैलेंस अनबैलेंस करना सीखा था, बैलेंस अनबैलेंस करना है बाकी रह गया है। तो हम लोग पहले आगे बढ़ें उससे पहले एक बार रिकैप ले लेते हैं ताकि जो इस लेक्चर में अभी जुड़े हैं तो उनको समझने में दिक्कत ना हो, थोड़ा सा उन्हें आइडिया लग जाए कि कल क्या क्या हो चुका था। एक्चुअली उनसे रिक्वेस्ट रहेगा कि वो पिछले वीडियो पे चले जाएं और देख ले, उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा। तो पहले हमने कल देखा कि केमिकल रिएक्शन क्या है, इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या हैं, कैरेक्टरिस्टिक क्या हैं और केमिकल इक्वेशन के बारे में बात किया। हम लोगों ने इतना बात किया था कल समझे थे कि कैसे हम इक्वेशन को लिखते हैं, कैसे उसको बैलेंस करना है, और मैंने कुछ क्वेश्चंस भी दिए थे करने के लिए। आई होप आप लोग कर आए होंगे। और हम लोग आज यहीं से स्टार्ट करेंगे केमिकल इक्वेशन से। उससे पहले एक चीज़ जो पहले केमिकल रिएक्शन कैसे लिखते हैं कल वाले टॉपिक में एक थोड़ा सा वो क्लियर करना चाहता हूँ। जैसे कि हम लोग देखें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, मैंने बताया था आप लोगों को कि रिएक्टेंट क्या है, प्रोडक्ट क्या है। तो हम लिखते कैसे हैं, तो क्या करते हैं कि रिएक्टेंट को हम जनरली लेफ़्ट साइड लिखते हैं, इधर रिएक्टेंट, और एरो मार्क से प्रोडक्ट की ओर एरो करते हैं, मतलब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट एरो मार्क, हेड मार्क जो है वो बता रहा है कि इधर प्रोडक्ट की ओर डायरेक्शन बता रहा है कि रिएक्शन आगे बढ़ा और इधर प्रोडक्ट फॉर्म किया। ठीक है, तो टेल के साइड में हम लोग रिएक्टेंट लिखते हैं और हेड के साइड में प्रोडक्ट लिखते हैं। ऐसे तो मतलब जनरली सारे बुक में देखेंगे तो रहेगा कि भाई रिएक्टेंट को लेफ्ट साइड में लिखते हैं और प्रोडक्ट को राइट साइड में लिखते हैं, लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं है। हम प्रोडक्ट को लेफ्ट साइड में लिख सकते हैं और रिएक्टेंट को राइट साइड में लिख सकते हैं, बट एरो का मार्क बस उल्टा हो जाएगा। तो मतलब मेनली हमको ये ध्यान रखना है कि जो एरो के लेफ्ट साइड में, एरो के टेल के टाइप तरफ होगा, जो टेल के साइड में, वो क्या है, वो हमारा रिएक्टेंट रहेगा, और जो हेड को फेस करेगा, जो हेड जिसको बताएगा वो बताएगा कि हाँ वो प्रोडक्ट बन रहा है। तो इस हिसाब से यहाँ पे मेरा ए प्रोडक्ट हो गया और ए रिएक्टेंट हो गया, ए रिएक्टेंट हो गया। तो हम अब केवल कोई ज़रूरी नहीं है, मोस्ट ऑफ द बुक में आप यही पढ़िएगा कि वो लेफ्ट साइड में हम रिएक्टेंट को लिखते हैं, और जनरली आप भी लिखिएगा क्योंकि जनरली सारे बुक प्रेफर करते हैं। तो मतलब हम भी वही प्रेफर करेंगे, क्या दिक्कत है भाई। एक बार जमाने, हर चीज़ पे तो हम जमाने को ही फॉलो कर रहे हैं, तो भाई इसमें भी फॉलो कर लिए, लेकिन अगर ऐसे भी चलेंगे तो गलत नहीं है, क्योंकि मेनली डिसाइड एरो करता है। एरो के जो लेफ्ट साइड में होगा, एरो के जो लेफ्ट साइड में यानी टेल साइड में जो होगा, लेफ्ट साइड कहना भी गलत होगा क्योंकि टेल साइड, सॉरी, एरो का जो टेल हुआ, जो टेल के तरफ में होगा वो रिएक्टेंट हुआ, और जो हेड के तरफ में होगा वो प्रोडक्ट हुआ। और हम लोग क्या करते हैं कि अगर रिएक्टेंट मोर देन वन हो तो बीच में प्लस का साइन यूज करते हैं। जैसे हम लोग कल मैग्नीशियम लिए थे और साथ में ऑक्सीजन लिए थे, तो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन लिख रहे थे। ये चीज़ मैंने ऐसे पर्सनली बताया नहीं था वैसे, तो इसलिए ये चीज़ रह गया था, तो मैं बता दे रहा हूँ कि बीच में प्लस का यूज करेंगे। फिर एरो मार्क, रिएक्टेंट हेड तरफ हो, टेल तरफ हो गया, और इधर जो प्रोडक्ट हुआ, अब प्रोडक्ट किधर जाएगा, हेड तरफ, तो ये बनाया MgO। तो इसको हम इधर से भी लिख सकते हैं कि MgO, Mg प्लस O2, ये भी कोई गलत नहीं काटेगा, मेरा रिएक्टेंट यही है। राइट साइड आने से ये बदला नहीं है, राइट साइड आने का मतलब ये नहीं कि बदल गया। राइट साइड हम ये राइट और लेफ्ट डिसाइड नहीं कर रहे, रिएक्टेंट प्रोडक्ट कौन डिसाइड कर रहा है, एरो डिसाइड कर रहा है। एरो के जो टेल तरफ होगा वो
रिएक्टेंट होगा और जो हेड की तरफ होगा वो प्रोडक्ट होगा। एरो का मतलब ये कह रहा है कि मतलब ये चीज़ हम लिए थे और बना ये चीज़, यानी रिएक्टेंट मेरा ये है, प्रोडक्ट ये बना। और दुनिया ऐसे फॉलो कर रही है, सारे बुक्स में ऐसे, आपके एनसीईआरटी में भी ऐसे दे रखा है, तो हम यही फॉलो करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसे भी गलत नहीं है। ठीक है, अभी इसमें कुछ और चीज़ें हैं, जब हम लिमिटेशन की बात करेंगे तब आगे ऐड करूंगा इसके फिजिकल स्टेटमेंट की बातें। बस इतना ऐसे लिखते हैं इस चीज़ को। अब हम आते हैं अपना टॉपिक जो जहाँ से कल हम लोग का रह गया था, केमिकल इक्वेशन, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। हम लोग क्या पढ़ रहे थे कल? बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। हम केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना सीख रहे थे। कल मैंने 2 एग्जाम्पल कराए भी थे कि एक मैग्नीशियम का, कि हमने भाई मैग्नीशियम को लिया, ऑक्सीजन में ऑक्सीजन के साथ बर्न किया मैग्नीशियम को, तो जो हमें प्रोडक्ट मिला वो मिला MgO। बैलेंसिंग किस चीज़ पे चल रहा था हम लोग, मैं किस चीज़ बताया था भाई, हम लोग किस चीज़ पे डिस्कस किए थे कि बैलेंसिंग इसलिए करना जरूरी था कि वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो नहीं कर रहा था। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है भाई? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कि मास जो हम रिएक्टेंट के साइड में ले रहे हैं, किसी भी रिएक्शन में जो मास यूज हो रहा है वो नहीं तो हम मास अलग से क्रिएट कर सकते हैं, नहीं डिस्ट्रॉय कर सकते, यानी जितना मास रिएक्टेंट की तरफ में है उतना ही प्रोडक्ट की तरफ में होना चाहिए। और सबका मास कैलकुलेट करके फिर ऐसे करने से अच्छा है कि अगर हम सबका नंबर ऑफ मोल या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इक्वल कर दें, यानी जितना नंबर ऑफ मोल और मॉलिक्यूल हम रिएक्टेंट का ले रहे हैं उतना ही प्रोडक्ट का लेंगे, तो क्या होगा? जितना मास रिएक्टेंट का होगा उतना ही मास प्रोडक्ट का होगा, क्योंकि जितना मोल Mg मेरे रिएक्टेंट साइड में उतना ही मोल Mg प्रोडक्ट साइड में है, तो मास तो सेम हो जाएगा Mg का भी और ऑक्सीजन का भी। अगर नंबर ऑफ मोल मेरा सेम रहेगा तो जितना रिएक्टेंट साइड में है मास उतना ही प्रोडक्ट साइड में होगा, तो मास खुद ब खुद बैलेंस हो जाएगा। मुझे मास को बैलेंस करने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर मैं नंबर ऑफ मोल या नंबर ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स जो भी बोले उससे अगर बैलेंस कर देते हैं तो हमें कोई बैलेंस करने की मास बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, वो खुद ब खुद बैलेंस हो जाएगा। तो हमने बताया था कि पहले क्या करना है, हमको कोएफिशिएंट के साथ करना, कोएफिशिएंट को बदलना है, इसके फॉर्मूले को नहीं छेड़छाड़ करना है। इसके लिए हम छेड़छाड़ न करें, इसके सब्सक्रिप्ट के साथ छेड़छाड़ न करें। यहाँ देखें कि भाई O2 है और यहाँ O है, तो झट से लीजिए, हो गया सर बैलेंस। तो क्या ये ऑक्सीजन रहा? हमको जो ऑक्सीजन मिलता है मॉलिक्यूल्स के रूप में मिलता है, हम तो ऐसे ही लेंगे, तो यहाँ अनएसेट ऑक्सीजन यूज नहीं कर रहे हैं। तो ऑक्सीजन यहाँ से हम सब्सक्रिप्ट के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे, सबसे मेन बात सब्सक्रिप्ट के साथ। तो छेड़छाड़ ना कर सके इसलिए हम इसको बंद कर दिए, मतलब अब हमको बॉक्स के साथ छेड़छाड़ नहीं करना है। अब हम यहाँ से देखते हैं 1 mg, भाई 1 mg, जैसा कल मैंने बताया था कि आपको जब ये तो ऐसे ही रिएक्शन दिख रहा है भाई कि एक बस mg ऐसे है, ऑक्सीजन को बैलेंस किए, इधर से ऐसे कर देंगे तो छोटा, जैसे और बड़ा रिएक्शन रहेगा। तो हम सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स जिसके ज़्यादा होंगे या मॉलिक्यूल जिसके ज़्यादा यूज हो रहे होंगे, पहले हम उसको ट्रीट करने की कोशिश करें, उसको बैलेंस करेंगे। सबसे लास्ट में हमको बैलेंस करना ऑक्सीजन देन हाइड्रोजन। अगर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों है तो लास्ट में उसको बैलेंस करना है हमें। उसको बाकी सबको पहले कर लेंगे और जैसे ही ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे फिर सब बैलेंस हो जाएगा। देखिए कैसे भी आगे एग्जांपल करते जाएंगे सब होते जाएगा, सो टेंशन नहीं लेना है। तो यहाँ तो सिंपल है, यहाँ भाई हमें दिख रहा है कि ये जो ऑक्सीजन है इधर 2 मोल है, मतलब ऑक्सीजन का यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल है और यहाँ पे 1 मॉलिक्यूल है। तो इसको हम ऑक्सीजन का इस साइड भी 2 मॉलिक्यूल हो, हमको यहाँ पे छेड़छाड़ नहीं करना कि यहाँ 2 लगा दिए तो हो गया। सब्सक्रिप्ट के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करना है हमको। यहाँ पे इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, हम प्रोडक्ट में अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो Mg + O2 बनाया 2 MgO। अब जब कोएफिशिएंट को हम 2 कर दिए तो Mg भी 2 हो गया और ऑक्सीजन भी 2 हो गया। तो ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया लेकिन मैग्नीशियम इम्बैलेंस हो गया, मैग्नीशियम अनबैलेंस है। देखिए यहाँ मैग्नीशियम 1 है और प्रोडक्ट में मैग्नीशियम 2 है। तब हम क्या करेंगे, मैग्नीशियम में भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे Mg2 नहीं लिखेंगे, ऐसा नहीं होगा। सब्सक्रिप्ट के साथ छेड़छाड़ नहीं करना, मैं पहले ही कह चुका हूँ और अभी भी कह रहा है, सब्सक्रिप्ट के साथ हम छेड़छाड़ नहीं करेंगे। तो क्या हो गया 2 Mg। अब देखिए इधर भी मैग्नीशियम का 2, यहाँ भी मैग्नीशियम 2, ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन 2, यहाँ कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो जितना इधर ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन का मास होगा उधर उतना ही मास होगा 2 ऑक्सीजन का। इधर जितना 2 Mg का मास होगा यहाँ भी 2 Mg का मास होगा। तो यहाँ से हम एक क्या हो गया मेरा, ये बैलेंस हो गया।
तो जो अनबैलेंस्ड इक्वेशन है यहाँ पे ये अनबैलेंस्ड है, मैंने कल बताया था भाई कि बैलेंस इक्वेशन, जो अनबैलेंस्ड इक्वेशन है उसको अनबैलेंस्ड इक्वेशन बोले या स्केलेटल इक्वेशन बोले। तो हम लोग इसको बोल रहे थे, एक मिनट, अनबैलेंस्ड या स्केलेटल इक्वेशन। इक्वेशन का शॉर्ट तरीका से लिख दे रहा है इतना, आप लोग एग्जाम में ऐसा नहीं कीजिएगा, पूरा लिखिएगा इक्वेशन, ठीक है। तो ये अनबैलेंस्ड इक्वेशन या बैलेंस इक्वेशन, क्या स्केलेटल इक्वेशन, और ये क्या हो गया बैलेंस्ड इक्वेशन। ये बैलेंस हो गया तो भाई ये क्या है बैलेंस्ड इक्वेशन, ये है बैलेंस्ड इक्वेशन, ठीक है। आगे हम लोग बैलेंस किए थे, एक अगला था हमारा जो हमने बैलेंस किया था, एक और क्वेश्चन जो कराया था ऑक्सीजन का, जो बैलेंसिंग करने के लिए, हाँ यहाँ पे है, एक था भाई Fe का हमने किया था एक बैलेंस PbNO3 वाला किया था, PbNO3 का होल 2 प्लस क्या एक्टिविटी 2 1.2 एक्टिविटी 1.2 का क्वेश्चन जो हमने बैलेंस किया था भाई, वो था PbI2 प्लस KNO3, PbI2 प्लस KNO3, ठीक है। तो यहाँ से हम लोगों ने इसको बैलेंस किया था। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले वैसे ही वापस से बॉक्स बनाएंगे। ये शुरू में बस आपको करना पड़ेगा, ऐसे लगेगा कि एग्जाम में ऐसे मेन कॉपी पे नहीं कीजिएगा, रफ कॉपी इधर रफ के अच्छे पे कीजिएगा ऐसे बंद। लेकिन ये आप जैसे ही एक्चुअल प्रैक्टिस के लिए है, आप जैसे ही अभी आप सीख रहे हैं, जैसे ही प्रैक्टिस कीजिएगा, मुश्किल से 50 ज़्यादा इससे ज़्यादा इक्वेशन नहीं, 50 इक्वेशन, और 50 बहुत ज़्यादा हो गया। आप केवल एनसीईआरटी के सारे इक्वेशन को, जितने एनसीईआरटी बुक में उस चैप्टर में, फर्स्ट चैप्टर में आपके केमिकल रिएक्शन इक्वेशन में जितने सारे इक्वेशन हैं, आप उसको बैलेंस करके देखिए, 100% श्योर है आपको आ जाएगा, आपको मतलब बढ़िया से आ जाएगा। आपको फिर अलग से लिख कर अलग से बॉक्स बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी शुरुआत में मैनेज कीजिए, शुरुआत में आप अभी सीख रहे हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं है, अभी आप इतना टाइम दीजिए, थोड़ा सा टाइम दीजिए, आप सीख जाइएगा। तो इसके लिए हमने भाई क्या कहा था कि भाई आप पहले इधर एलिमेंट्स लिख लीजिए जो आप यूज कर रहे हैं, एलिमेंट्स लीजिए या फिर मॉलिक्यूल जो लिए हैं भाई आपने। यहाँ पे नंबर ऑफ मोल या मॉलिक्यूल ऑफ रिएक्टेंट, मॉलिक्यूल ऑफ रिएक्टेंट, और यहाँ पे सेम प्रोडक्ट का, चलिए पूरा लिख देता हूँ मैं, नंबर ऑफ मोल या मॉलिक्यूल ऑफ प्रोडक्ट। ये रिएक्टेंट है। तो यहाँ पे हमने भाई बोला था कि आप सब पहले है उसको एक तरफ जो हम ले रहे हैं उसको लिख लेंगे। जैसे Pb को लिया, हम N को अलग O3 को अलग लिख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन NO3 अभी छोटा सा रिएक्शन है, आराम से NO3 आप साथ में लिख सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। NO3 क्योंकि NO3 इधर भी है, NO3 ही इधर है, तो हम NO3 लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। अगर ऑक्सीजन अलग निकल के जाता और ऐसे होता तो यहाँ पे NO3 ही जाएगा, नाइट्रेट ही जाएगा, तो हम नाइट्रेट को एक साथ लिखेंगे, बैलेंस हो जाएगा, उससे कोई आपको दिक्कत नहीं होगा। NO3 फिर पोटेशियम और फिर आयोडीन, इतना ही है दोनों साइड में, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में। अब क्या करेंगे कि हम पहले हम देखेंगे कि लिखेंगे इसको पहले कि कितना नंबर ऑफ मोल या मॉलिक्यूल हो जाता है। Pb का कितना है, 1 है, रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट साइड में भी 1 है, 1 दोनों का है। तो रिएक्टेंट साइड में 1 और प्रोडक्ट साइड में 1। NO3 का यहाँ पे 2 है, सबस्क्रिप्ट में देखिए, सबस्क्रिप्ट में 2 है। NO3 को हम साथ में ले रहे हैं, अलग भी लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमको अलग लेने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि NO3 इधर भी है, NO3 ही इधर है, यानी हम यहाँ पे साथ में ही रखें। रिएक्टेंट में 2 है और प्रोडक्ट में 1 है। इधर तो NO3 एक ही है ना, यहाँ पे कोई अलग सब्सक्रिप्ट नहीं ना NO3 के साथ में, NO3 साथ में है, NO3 अलग नहीं। NO3 इस नाइट्रेट है, NO3 एक आयन, NO3 माइनस होता है। 9th में शायद, हाँ 9th में पढ़े होंगे नाइट्रेट के बारे में, क्योंकि वो जब रेडिकल और आयन बताया गया होगा तो आप लोगों को बताया गया होगा श्योर। और नहीं बताया गया तो कोई बात नहीं, मैं बता रहा ना, NO3 नाइट्रेट है एक आयन, तो NO3 साथ में, N और O अलग अलग वैसे नहीं है।
अब पोटेशियम की बात करें तो पोटेशियम यहाँ पे एक है और यहाँ पे भी एक है, पोटेशियम एक है, यहाँ पे भी एक है, और आयोडीन एक है और यहाँ पे 2 है, 1 और 2 है। तो यहाँ से हमें देखकर क्या मिल रहा है, अब हमको बैलेंस करना है क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करना है, तो बैलेंस करते हुए यहाँ पे देख रहे हैं, और उसके लिए हम नंबर ऑफ मोल या मॉलिक्यूल जो भी यूज हो रहा है उसको बैलेंस करेंगे। तो हम यहाँ से चार्ट के थ्रू देखते हैं, तो जो हमारा स्केलेटल इक्वेशन है, ये स्केलेटल इक्वेशन का चार्ट है। तो हम क्या देख रहे हैं कि स्केलेटल इक्वेशन में जो ये स्केलेटल इक्वेशन है, स्केलेटल इक्वेशन में जो पीवी है, ये जो आप देख सकते हैं, ये जो मतलब पीवी है, यहाँ पे रिएक्टेंट साइड में भी एक है, इधर प्रोडक्ट साइड में एक है, यानी ये बैलेंस है। NO3 रिएक्टेंट साइड में 2 है और प्रोडक्ट साइड में 1 है, यानी हमको NO3 को बैलेंस करना है। NO3 2 है और 1 है, NO3 को बैलेंस करना है। तो प्रोडक्ट में 2 है और रिएक्टेंट में 2 है और प्रोडक्ट में 1 है, तो हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। किस में? प्रोडक्ट साइड में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा रिएक्शन नेक्स्ट स्टेप में कैसा आ जाएगा, PbNO3 का होल 2 बॉक्स में बंद रखते हैं प्लस KI बॉक्स में बंद है, ये बना PbI2 बॉक्स में बंद है प्लस। अब हमको सब्सक्रिप्ट के साथ छेड़छाड़ नहीं करना है, ये चीज़ हम जान रहे हैं। तो NO3 को 2 करने के लिए हमको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम 2 से मल्टीप्लाई तो कर दिए, 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, NO3 इक्वल हो गया, ऐसे दिख रहा है। लेकिन अब जो नया बना, नया इस हिसाब से फॉलो हुआ, उस हिसाब से अगर हम नए वाले का देखें तो एक अलग चार्ट बना लीजिएगा, या फिर यहाँ पे हम आप अलग बना सकते हैं, लेकिन ऐसे भी आपको दिख जाएगा, छोटा रिएक्शन है, लेकिन बना लीजिएगा तो शुरू में तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं यहीं पे रब कर देता हूँ, रब करके लिख देता हूँ। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या देख रहे हैं, नेक्स्ट स्टेप में हम देखें PB1 है, रिएक्टेंट साइड में, प्रोडक्ट साइड में भी 1 है, तो PB1 हो गया। NO3 यहाँ पे 2 है और अब प्रोडक्ट साइड में भी NO3 2 हो गया है, क्योंकि हमने भाई यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है। जब कोएफिशिएंट 2 हो गया तो ये भी 2 हो गया। पोटेशियम क्या देख रहे हैं, पोटेशियम 1 है रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट साइड में रिएक्टेंट 2 हो गया, क्योंकि हमने 2 से मल्टीप्लाई तो किया है ना। अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या हो गया, पोटेशियम 2 हो गया। तो अब देखिए, और आयोडीन 1 है और रिएक्टेंट साइड में, और यहाँ पे 2 है। तो कुछ चेंज आया, पहले ये था ये 2 था, ये 1 था, अब तो 2 हो गया। तो यानी PB अभी भी बैलेंस है, NO3 बैलेंस है, और अब पोटेशियम और आयोडीन इनबैलेंस हो गया। पहला स्टेप में हमारा पोटेशियम बैलेंस था, रिएक्टेंट में भी 1 था और प्रोडक्ट में भी 1 था, रिएक्टेंट में भी 1 है, प्रोडक्ट में भी 1 है। लेकिन ये स्टेप ये तो मेन स्केलेटल इक्वेशन हो गया आपका, स्केलेटल इक्वेशन, और ये है स्टेप 1। तो हम स्टेप 1 में क्या देखें भाई, स्केलेटल इक्वेशन में तो PB और पोटेशियम बैलेंस था, अनबैलेंस था NO3 और आयोडीन। लेकिन हम जैसे ही स्टेप 1 पे गए और नाइट्रेट को हमने बाई बैलेंस किया, तो अब पोटेशियम इनबैलेंस हो गया, नाइट्रेट तो बैलेंस हो गया, लेकिन पोटेशियम अनबैलेंस हो गया। जब पोटेशियम अनबैलेंस हो गया तब हमको क्या करना पड़ेगा, पोटेशियम को भी बैलेंस करना है और आयोडीन को भी बैलेंस करना है। तो पोटेशियम को बैलेंस करने के लिए इधर प्रोडक्ट साइड में 2 है और रिएक्टेंट साइड में 1 है, तो हमको रिएक्टेंट साइड में 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम जैसे ही 2 से स्टेप 2 में आते हैं, स्टेप 2 में जैसे ही आते हैं तो यहाँ पे हो गया PbNO3 का होल 2 प्लस पोटेशियम, बंद रखिए ब्रैकेट में, इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई किया है भाई, 2 से मल्टीप्लाई किया है रिएक्टेंट साइड में। यहाँ पे विजिबल नहीं, सॉरी, कोई बात नहीं, ऊपर लिख देते हैं। यहाँ तक तो समझ में आ रहा ना। चलिए स्टेप 2 यहाँ लिख देते हैं। तो हम बात करते हैं स्टेप 2 में। स्टेप 2 में हमने भाई क्या देखा कि हमने स्टेप 2 में रिएक्टेंट में, पोटेशियम के रिएक्टेंट में 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ताकि दोनों का नंबर ऑफ मोल और मॉलिक्यूल जो भी है इक्वल हो जाए। तो स्टेप 2 में भाई हमने देखा PbNO3 का होल 2 और पोटेशियम KI, हमको इसको ब्रैकेट में रखे रहना है ताकि हम छेड़छाड़ ना कर पाएँ फॉर्मूले के साथ और इसका सब्सक्रिप्ट के साथ। तो इधर बना हमारा PbI2 और प्लस फर्स्ट स्टेप में भाई हम पहले ही कर चुके थे 2KNO3, ये हमने फर्स्ट स्टेप में पहले ही हम लोग कर रखे थे। ठीक है, 2KNO3। अब देखिए
तो यहाँ पे हमको 2 से मल्टीप्लाई करना था, तो हमने 2 से मल्टीप्लाई किया। तो अब क्या हुआ, अगर हम अब थर्ड स्टेप में जाएंगे, यहाँ पे हमने रिएक्टेंट में तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो अब थर्ड स्टेप में जाने के लिए आप अलग से चार्ट बना लीजिएगा। नहीं तो ऐसा कीजिए कि चार्ट में ज़्यादा जगह बना लीजिएगा और इसी में रिएक्टेंट साइड में स्टेप फर्स्ट ऐसे कर लीजिएगा, स्टेप 2 ये हो गया और एक और रहेगा तो स्टेप 3 हो जाएगा, क्योंकि छोटा छोटा रिएक्शन है, हो जाएगा बैलेंस आराम से। आपको ज़्यादा मतलब रफ पेज कर रखिएगा, रफ सीट पे करते जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। अभी प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, फिर आपको ऐसा बनाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा, एकदम ज़रूरत नहीं है, हो जाएगा। आप कह रहे हैं ना, मैं बोल रहा ना कि आप केवल अपने NCERT बुक को पलट कर जितने फर्स्ट चैप्टर में जितने सारे इक्वेशन है उसको बैलेंस कर दीजिए, उसको बैलेंस कर दीजिए। जो रिएक्शन बैलेंस नहीं है उसका कोएफिशिएंट हटा दीजिए, केवल मेन फार्मूला लिखिए। और फार्मूला जैसे ये केवल फार्मूला हुआ, अगर बुक में दिया होगा तो मे भी हो सकता है कि कोई जब बैलेंसिंग के बाद वाला इक्वेशन जितना दिया होगा वो बैलेंस दिया होगा, तो आप उसका क्या कीजिएगा, कोएफिशिएंट को छोड़कर, जैसे सब कोएफिशिएंट हो गया ना, इसको छोड़ दीजिएगा। मेन जो फार्मूला है उस फार्मूला को आप लेकर खुद से बैलेंस करने की कोशिश कीजिएगा। अब फिर देखिएगा, जैसे ही आप केवल फर्स्ट चैप्टर का जैसे ही सारे कीजिएगा इक्वेशन को बैलेंस, आपको फिर ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, इतना झमेला करने की ज़रूरत नहीं है। ये टाइम कंज्यूमिंग है लेकिन सीखने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो फिर अब हम क्या देखते हैं स्टेप 2 में, भाई हमने देखा कि मेरा PB1 है इधर भी और PB1 इधर भी है। NO3 जो है यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पे भी 2 हो चुका है। पोटेशियम इधर भी 2 हो चुका है और उधर भी 2 हो चुका है। पहले 1 था, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया था स्टेप 2 में, तो स्टेप 3 में जो मिला हमको, जो अगला जो मिला बैलेंस इक्वेशन करने के लिए, तो यहाँ पे भी पोटेशियम 2 है, यहाँ पे भी 2 है। अब आयोडीन देखिए, हम पोटेशियम को जैसे ही 2 से बैलेंस यहाँ पे मल्टीप्लाई किए हैं, कोएफिशिएंट 2 किए हैं, तो यहाँ पे आयोडीन भी मेरा 2 मिल गया और यहाँ पे भी 2 है। यानी ये ऐसा था कि भाई एक को बैलेंस करते ही दूसरा खुद ब खुद हो गया, लेकिन अगर आयोडीन बैलेंस नहीं हो पाता तो हम स्टेप 3 जाते और करते हैं। ये हो गया तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब देखिए, जो नंबर ऑफ मोल और मॉलिक्यूल है, यहाँ पे जितना रिएक्टेंट साइड में है उतना ही प्रोडक्ट साइड में है। PB का जितना है उतना ही NO3 का है, उतना ही पोटेशियम का है, उतना ही आयोडीन का है। तो अब जितना मास अगर इस होल 1 PB का मास प्लस 2 NO3 का मास प्लस पोटेशियम का मास प्लस 2 आयोडीन का मास, जितना टोटल मास आएगा उतना ही टोटल मास यहाँ पे आएगा। यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो हो रहा है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो हो रहा है। तो यानी अब जो हुआ, मेरा इक्वेशन सही हो गया। पहले ये जो इक्वेशन था ये बैलेंस इक्वेशन नहीं था, इक्वेशन लिखा हुआ सही है लेकिन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो नहीं कर रहा है, यानी कुछ गड़बड़ी है। और जो गड़बड़ी ये है कि ये इक्वेशन अनबैलेंस है और यहाँ पे हमने इसको बैलेंस कर दिया, ठीक है। और कल जो क्वेश्चन दिए थे ये तो कल वाले ही मैंने वो किया, फिर से समझा दिया आप लोगों को। अब हम बात करते हैं आगे, जो आपको कल दिया था भाई, अब आपको खुद से करना है। मैं अभी उसको बैलेंस कर देता हूँ फटाफट, क्योंकि आपको मुझे लगता है कि मैंने जिस तरीके से बताया है आप करने में कैपेबल हैं, आप आराम से कर सकेंगे। ये सबसे बेस्ट तरीका था और आप इससे आसानी से सीख जाइएगा। तो अब हम आगे क्वेश्चन करते हैं। Fe प्लस H2O जो बना रहा Fe3O4 प्लस H2, ठीक है। तो हम यहाँ पे अब देखिए भाई, आप लोग वैसे जैसे बताया हूँ वैसे ही बैलेंस कीजिएगा। पहले इसको बॉक्स में बंद कीजिएगा, बॉक्स में बंद कीजिएगा। अब देखिए, जैसे वहाँ पे इधर में PbNO3 था, सेकंड क्वेश्चन जो डिस्कस किया PbNO3 का 2 था, और इधर जो मिल रहा था मुझे KNO3, इधर जो KNO3 मिला था, यहाँ भी NO3 है, यहाँ भी NO3 है, लेकिन यहाँ पे जो ऑक्सीजन है यहाँ पे वाटर के साथ, मतलब कि हाइड्रोजन के साथ है, लेकिन यहाँ पे आयरन के साथ है। लेकिन जब यहाँ पे अब हम अगर इस बार बॉक्स बनाते हैं, यहाँ पे चलिए मान लेते हैं बॉक्स बनाते हैं, इसको भी बता देता हूँ एक बार। यहाँ पे बॉक्स अगर वैसे बनाते हैं तो Fe का अलग से लिखेंगे, ऑक्सीजन का अलग से लिखेंगे, हाइड्रोजन का अलग से लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे वाटर अगर इधर भी रहता तो डायरेक्ट वाटर लिख सकते थे, लेकिन यहाँ पे अलग अलग है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन का अलग से लिखेंगे और ऑक्सीजन का वाटर, हाँ 3 ही है, बस 3 ही है, तो हो गया 3। अब इधर रिएक्टेंट हो गया और ये प्रोडक्ट हो गया, ये रिएक्टेंट का हो गया और ये प्रोडक्ट हो गया, ठीक है।
तो अब Fe का देखते हैं, रिएक्टेंट साइड में Fe का कितना नंबर ऑफ मोल है, मॉलिक्यूल है, तो 1 है। वहीं पे प्रोडक्ट साइड में 3 है, प्रोडक्ट साइड में 3 है, Fe 3 है, तो यहाँ पे 3 है। ठीक है, अब हम देखते हैं ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन 1 है और रिएक्टेंट साइड में 1 है और प्रोडक्ट साइड में 4 है, तो 1 और 4 हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं हाइड्रोजन की। तो हाइड्रोजन यहाँ पे रिएक्टेंट साइड में 2 है और अभी फ़िलहाल जो यहाँ दिख रहा है प्रोडक्ट साइड में वो भी 2 है, ये 2 है। अब हम स्टेप 1 को फॉलो करेंगे, हम आगे इसको लिखेंगे Fe प्लस H2O प्लस Fe3O4 प्लस H2। याद रखिएगा मैंने जो बोला था हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, जब भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों आ रहे हैं तो इन दोनों को लास्ट में बैलेंस करना है। उसके अलावा जो पहले है पहले उसको बैलेंस करेंगे। यहाँ पे एक ही है जो है Fe, और कोई रहता तो पहले उसको बैलेंस कर लेते हैं। पहले और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़ देंगे, उसके अलावा जितने हैं उनको बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे हाइड्रोजन ऑक्सीजन के अलावा सिर्फ आयरन है, तो हम अभी आयरन पे फोकस करते हैं। आयरन का नंबर ऑफ प्रोडक्ट और नंबर ऑफ मोल और मॉलिक्यूल इनसाइड ऑफ रिएक्टेंट इज 1 एंड नंबर ऑफ मोल और मॉलिक्यूल इनसाइड ऑफ प्रोडक्ट इज 3। तो देन हम क्या करेंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। रिएक्टेंट साइड में हम क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3 से मल्टीप्लाई करने से क्या हुआ कि रिएक्टेंट साइड में भी आयरन का मोल 3 हो गया और प्रोडक्ट साइड में भी 3 है। तो आयरन का 3 मॉलिक्यूल रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट साइड में है, तो आयरन तो बैलेंस हो गया। अभी हमारा क्या है, अनबैलेंस। अभी ऑक्सीजन अनबैलेंस है, हाइड्रोजन तो बैलेंस है। तो ऑक्सीजन प्रोडक्ट साइड में 4 है और रिएक्टेंट साइड में 1 है। तो हम क्या करेंगे, रिएक्टेंट साइड में करने के लिए हम इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। आप आगे लिखते जाइएगा, मैं एक इसी स्टेप में कर दे रहा। तो हम क्या किए कि 4 से मल्टीप्लाई कर दिए। 4 से मल्टीप्लाई करने पर हमें क्या मिला कि 4 से मल्टीप्लाई किया तो ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। लेकिन अगर हम नेक्स्ट स्टेप का जब ध्यान देते हैं, नेक्स्ट स्टेप का ध्यान देते हैं, तो ये तो 3 है, ये 3 है, लेकिन ये 4 है और ये ऑक्सीजन 4 है। लेकिन जो हमारा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन क्या हो गया, 4 2 जा 8 हाइड्रोजन हो गया 8, और इधर में हाइड्रोजन 2 ही है, हाइड्रोजन 2 ही है। तो अब हमको मेरा आयरन, देखिए आयरन जो है आयरन बैलेंस है, आयरन बैलेंस हो गया। रिएक्टेंट साइड में 3 है और प्रोडक्ट साइड में भी 3 है। वहीं ऑक्सीजन भी रिएक्टेंट साइड में 4 है और प्रोडक्ट साइड में भी 4 है। लेकिन हाइड्रोजन रिएक्टेंट साइड में 8 है और यहाँ पे प्रोडक्ट साइड में 2 है। तो हम इसको, अब हमको केवल हाइड्रोजन को बैलेंस करना है लास्ट में, तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी इसका कोएफिशिएंट 4 हो गया। अब देखते हैं रिएक्शन, तो अब रिएक्शन की ओर देखते हैं। तो अब हम चेक करते हैं इसको। तो नंबर ऑफ मोल या मॉलिक्यूल ऑफ आयरन कितने हैं, नंबर ऑफ मोल या मॉलिक्यूल ऑफ आयरन 3 हैं रिएक्टेंट साइड में, प्रोडक्ट साइड में भी 3 हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाइड्रोजन के बाद हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन को पहले ले रहे थे, तो चलिए ऑक्सीजन की बात करते हैं। तो रिएक्टेंट साइड में 4 ऑक्सीजन है और हमारा प्रोडक्ट साइड में 4 ऑक्सीजन है, यानी हमारा ऑक्सीजन भी बैलेंस है, ऑक्सीजन भी बैलेंस है। अब हाइड्रोजन की बात करते हैं। तो रिएक्टेंट साइड में 4 2 जा 8 हाइड्रोजन है और यहाँ पे भी 4 2 जा 8 है, यानी जितना मोल ऑफ आयरन या मॉलिक्यूल ऑफ आयरन रिएक्टेंट साइड में है उतना ही प्रोडक्ट साइड में है, उतना ही नंबर ऑफ मोल और मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन भी रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड में इक्वल है, यानी दोनों का मास इक्वल हो गया। जितना मास ऑफ रिएक्टेंट था उतना ही मास ऑफ प्रोडक्ट हो गया, यानी जितना मास हमने लिया था उतना ही मास मिला, यानी हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो हो रहा है, यानी रिएक्शन क्या हो गया, बैलेंस हो गया। ये क्या है, ये बैलेंस हो गया, ये हो गया बैलेंस्ड इक्वेशन। ठीक है, ये हो गया हमारा बैलेंस्ड इक्वेशन। ठीक है, चलिए एक बार फिर से मैंने ये बना दिया, वो इसके लिए क्योंकि वहाँ में हम NO3 एक साथ लिखे थे और यहाँ पे Fe3O4 में Fe को अलग और ऑक्सीजन को अलग लिखना पड़ रहा था। यही चीज़ समझाने के लिए मैंने फिर से वो बनाया है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे ले जाइए और फिर से देखिए, उसको यहाँ पे समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमने कल भाई एक और क्वेश्चन दिया था आपको कि ऑक्सीजन का, आयरन का ऑक्सीजन के साथ, यहाँ पे हमने वाटर के साथ कराया है, यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ। तो क्या बनाया, Fe2O3 फेरस ऑक्साइड। ठीक है, ये बनाया फेरस ऑक्साइड। और अब क्या देखते हैं कि Fe का, अब तो Fe अलग लिखाएगा, ऑक्सीजन अलग लिखाएगा, यहाँ से बैलेंस कर लेते हैं। भाई ये बॉक्स बनाया हुआ है तो सेम रहती है।
लेकिन इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं क्योंकि छोटा है, आपको बार बार अब अभी शुरू में आप प्रैक्टिस कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप शुरू में आपको बनाना है की ज़रूरत है। तो यहाँ पे Fe1 है, यहाँ पे 2 है। चलिए रिएक्टेंट साइड में 1 है और प्रोडक्ट साइड में 2 है, ठीक है। ऑक्सीजन 2 है और ये रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट साइड में 3 है। तो यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3 है। हमको हाइड्रोजन इसमें है नहीं, तो हाइड्रोजन का कोई काम नहीं, ठीक है। अब देखिए, अब हम नेक्स्ट स्टेप में जाते हैं। तो हमको ऑक्सीजन को लास्ट में बैलेंस करना है, आयरन को पहले बैलेंस करेंगे। तो रिएक्टेंट साइड में 1 है, यहाँ 2 है, तो वह 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 2Fe प्लस O2, यहाँ बन गया Fe2O3। अब आयरन तो बैलेंस हो गया, आयरन तो बैलेंस हो गया। रिएक्टेंट साइड में भी 2 है और प्रोडक्ट साइड में 2 है, लेकिन ऑक्सीजन ऑक्सीजन 2 है और 3 है। तो ऑक्सीजन 2 और 3 है, तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 2 है। तो हम इसको क्या कर देंगे, 3/2 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 3/2 से, तो 2 से 2 तो चला गया, तो यानी 3 ऑक्सीजन बचा। यानी पहले से 2 था, इसमें हम 3/2 से मल्टीप्लाई किए हैं तो 3 ही ना बचेगा। तो यहाँ पे जो कोएफिशिएंट हुआ 3/2 हो गया। तो अब क्या हुआ, जब हम इसको 3/2 से मल्टीप्लाई किए तो ए हो गया 3 और यहाँ भी है 3, यानी अब हो गया रिएक्शन बैलेंस। ये यहीं पे अगर हम इसको चेक करें तो रिएक्शन बैलेंस हो चुका है, ये रिएक्शन बैलेंस हो चुका है। यानी ये क्या है, एक बैलेंस्ड इक्वेशन है। ये इक्वेशन जो है बैलेंस हो गया है, ठीक है। ये मिला सकते हैं आप, देखिए मिला लीजिए। आयरन का 2 और इधर भी 2, रिएक्टेंट में भी 2, प्रोडक्ट में भी 2, और ऑक्सीजन का 3 और ऑक्सीजन का 3 दोनों साइड में, ठीक है। अब चलते हैं और क्वेश्चन कल दिया था, जैसे कि कल और क्वेश्चन हम लोग डिस्कस किए थे। जैसे में मीथेन का ऑक्सीजन के साथ कंबसन कराए थे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो दिया था भाई CO2 प्लस वाटर H2O। तो यहाँ पे देखिए, फिर अब हाइड्रोजन के साथ इधर ऑक्सीजन अलग है, यहाँ कार्बन के साथ अलग है, तो यहाँ पे सब अलग अलग लिखेंगे। C अलग लिखेंगे, H अलग लिखेंगे, O अलग लिखेंगे। यही 3 है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। फिर से यहाँ पे आप इसको अपना वो कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कार्बन एक है, तो कार्बन तो बैलेंस है, कार्बन बैलेंस है 1 और 1। अब हमको बैलेंस किसको करना है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को, ऑक्सीजन हाइड्रोजन को। तो हम हाइड्रोजन को लास्ट में बैलेंस कर रहे थे, तभी ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। तो ऑक्सीजन कितना है, 2 है और इधर 3 है, यहाँ पे 2 है, इधर 3 है। यानी ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अगर इसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो क्या होगा, 3 2 जा 6 ऑक्सीजन और 2 2 जा 4 और 2 6 ऑक्सीजन, सॉरी 2 1 मिनट, एक्सक्यूज मी। यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3 है, 2 और 3 है, ठीक है। 3 2 6। एक्चुअली यहाँ पे हमें हाइड्रोजन को पहले बैलेंस करना पड़ेगा। हाइड्रोजन तो इधर 4 है, यहाँ पे 2 है, तो हम पहले हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे, सॉरी एक्सक्यूज मी। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम हाइड्रोजन को पहले बैलेंस करेंगे। यहाँ पे हाइड्रोजन 4 है, यहाँ पे मैंने, और यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, तो प्रोडक्ट साइड में हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या हो गया, 2 हो गया। पहले देखिए हाइड्रोजन को हम क्यों बैलेंस कर रहे हैं, हम हाइड्रोजन को उस केस में लास्ट में बैलेंस करेंगे जिसमें केवल हाइड्रोजन एक एलिमेंटल फॉर्म में हो। जैसे यहाँ ऑक्सीजन क्या है, अपना केवल एलिमेंटल फॉर्म में है, O2 वो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, और वहाँ पे जो हम बैलेंस किए थे हाइड्रोजन अपना एलिमेंटल फॉर्म में था, H2 फॉर्म। और तो यहाँ पे हम क्या करेंगे इसको कि हाइड्रोजन को बैलेंस किए, तो जैसे ही हाइड्रोजन 4 हो गया, तो एक कार्बन तो 1 1 बैलेंस ही है, हाइड्रोजन 4 हो चुका है। अब यहाँ पे इसको अगले स्टेप में लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसी स्टेप में हो जाएगा आपका बैलेंस। तो F4 हो गया। और अब हम ऑक्सीजन को देखते हैं, तो रिएक्टेंट साइड में ऑक्सीजन मेरा 2 है और यहाँ पे 2 और 2 4 हो गया, ऑक्सीजन 4 हो गया। अब हमको ऑक्सीजन को बैलेंस करना है, तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे रिएक्टेंट साइड में। तो जैसे ही रिएक्टेंट साइड में मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कोएफिशिएंट को 2 करते हैं, तो हम क्या आप देखते हैं कि जो हमारा रिएक्टेंट साइड में जो कार्बन है, रिएक्टेंट साइड में कार्बन है CH4 + 2O2
यहाँ पे बना CO2 प्लस 2H2O, ठीक है। यहाँ पे CH4 प्लस 2O2 प्लस CO2 प्लस 2H2, ठीक है। अब कार्बन एक है, ठीक है, इधर भी एक है। नंबर ऑफ हाइड्रोजन इन रिएक्टेंट साइड, ऑन रिएक्टेंट साइड इज 4 और प्रोडक्ट साइड भी 4 है। नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन रिएक्टेंट साइड 4 और प्रोडक्ट साइड भी 4 है। यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2। तो जितना नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट्स है उतना ही नंबर ऑफ मोल और मॉलिक्यूल ऑफ प्रोडक्ट्स है। तो यहाँ पे क्या हुआ, दोनों जब उतना ही इक्वल है, नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट और नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट जब दोनों का इक्वल हो गया तो क्या हुआ कि जितना मास हमने भाई रिएक्टेंट साइड में लिया है उतना ही प्रोडक्ट साइड में है, उतना ही हमको प्रोडक्ट साइड में मिला। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो हुआ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो हुआ, यानी जो इक्वेशन हो गया वो बैलेंस्ड इक्वेशन है। क्या है? बैलेंस्ड इक्वेशन है। इक्वेशन जो है बैलेंस है, ठीक है। ये एक तरह से चेक मेथड है, जो हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हम चेक मेथड लगा रहे हैं कि इक्वेशन बैलेंस हुआ कि नहीं हुआ। या जैसे ही नंबर ऑफ मोल इक्वल हो गया तो नंबर ऑफ मोल इक्वल हुआ तो मास इक्वल हो गया, ठीक है। और जो क्वेश्चन कल दिया था भाई, और क्वेश्चन करने को दिया था, और उसमें है आपका, हाँ एक इम्पॉर्टेंट बताया था आपको, N2 प्लस H2 2NH3। कम्पिटिटिव एग्जाम में ये रिएक्शन पूछता है। अभी हमको बैलेंस करना है, इसको अभी बैलेंस करना है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये कम्पिटिटिव एग्जाम में आपको ओलंपियाड में पूछ दे, आप ओलंपियाड दे रहे हैं या कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं, ये पूछेगा ही पूछेगा। इससे रिलेटेड मैं अभी डिस्कस करूंगा, जैसे लिमिटेशंस की बात आएगी उस पर कि और क्या क्या, जैसे इसके हम फिजिकल स्टेट और क्या क्या इस पर है, और हम रिएक्शन को इम्प्रूव करने के, इक्वेशन को और बनाने के लिए, इजीनेस और ऑब्जर्वेबल बनाने के लिए और अच्छे से जानकारी ले सकते हैं कि इक्वेशन से उसको एक, और उसमें क्या क्या ऐड करेंगे इस चीज़ को देखने के लिए जैसे बताएंगे। इसका मैंने नाम बताया था हैबर प्रोसेस। इसे एक प्रोसेस से बनाया जाता है अमोनिया को, जिसको बोलते हैं हैबर प्रोसेस। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है, बहुत ज़्यादा पूछता है एग्जाम में, बहुत ज़्यादा पूछता है हैबर प्रोसेस। तो ये अमोनिया का बनाने का सबसे बेस्ट तरीका है और सबसे आसान तरीका, किफ़ायती, मतलब कि सस्ते में काम वो करने वाला। और यहाँ पे कई प्रोमोटर कैटालिस्ट जब यूज होंगे, अभी जस्ट आगे इसके बाद डिस्कस करेंगे हम। तो अब हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि भाई ये नाइट्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, और बस नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है, ठीक है। नाइट्रोजन हाइड्रोजन है। हम रिएक्टेंट साइड में नाइट्रोजन क्या देख रहे हैं, 2 है लेकिन प्रोडक्ट साइड में 1 है। रिएक्टेंट साइड में 2 है लेकिन प्रोडक्ट साइड में 1 है। हाइड्रोजन रिएक्टेंट साइड में 2 है लेकिन प्रोडक्ट साइड में 3 है। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है। तो अब हम क्या करेंगे, सेम ट्रिक, बॉक्स में बंद कर दीजिए, क्योंकि हमको सब्सक्रिप्ट के साथ छेड़छाड़ नहीं करना है, फार्मूले के साथ छेड़छाड़ नहीं करना है, क्योंकि जैसे ही हम फार्मूला चेंज करेंगे पूरा इसका केमिकल कंपोजिशन चेंज होगा, और केमिकल कंपोजिशन चेंज होगा तो वो केमिकल रहा ही नहीं है। जब वो केमिकल रहेगा नहीं तो रिएक्शन ही नहीं होगा। तो हमको सब्सक्रिप्ट के साथ, फार्मूले के साथ छेड़छाड़ नहीं करना है। तो हम रिएक्टेंट साइड में क्या देख रहे हैं कि नाइट्रोजन, रिएक्टेंट साइड में हम क्या देख रहे हैं कि रिएक्टेंट साइड में नाइट्रोजन जो है 2 है और प्रोडक्ट साइड में 1 है। तो हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट साइड में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो प्रोडक्ट साइड में भाई 2 हो गया मेरा नाइट्रोजन। तो अब हम यहाँ पे लिखते हैं, एक मिनट इधर सेव कर लिख देता हूँ मैं, N2 प्लस H2 बनाया। भाई हमने NH3 में क्या किया है, 2 से मल्टीप्लाई किया है। प्रोडक्ट साइड में नाइट्रोजन को बैलेंस करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई किया है, तो हो गया 2NH3। तो यहाँ से हम क्या देखते हैं, सेकेंड स्टेप में देखते हैं कि मेरा नाइट्रोजन रिएक्टेंट साइड में 2 है और प्रोडक्ट साइड में 2 है। नाइट्रोजन रिएक्टेंट साइड में 2 है और प्रोडक्ट साइड में 2 है, यानी नाइट्रोजन तो बैलेंस हो गया। लेकिन अगर हम बात करें हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन अभी भी 2 है और यहाँ पे 6 हो चुका है। 3 2 6, तो 3 2 6 हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है और इधर 6 है। तो हाइड्रोजन एलिमेंटल फॉर्म में आराम से रिएक्टेंट साइड में हम इसको क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जैसे ही 3 से मल्टीप्लाई किया तब क्या देखते हैं कि रिएक्टेंट साइड में नाइट्रोजन 2 है, प्रोडक्ट साइड में 2 है। यहाँ पे हाइड्रोजन 6 है और प्रोडक्ट साइड में भी 6 है, यानी नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट। तो यहाँ पे जैसे ही नंबर ऑफ मोल और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जैसे ही इक्वल हुआ, मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो हुआ, यानी इक्वेशन क्या हुआ, बैलेंस हो गया। तो ये क्या हो गया, बैलेंस्ड इक्वेशन।
आप जैसे ही सारा इक्वेशन का जो चैप्टर 1 में दिया हुआ है आप लिख कर आप उसको अगर ऐसे सारे क्वेश्चन को एक बार ऐसे प्रैक्टिस करते हैं, आपको और करने की ज़रूरत नहीं है, आप बैलेंसिंग सीख जाएंगे। और अगर और थोड़ा ज़्यादा बड़ा वाला इक्वेशन बैलेंस करना है तो आपको लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री यूज कीजिए, उसमें बहुत सारा इक्वेशन है, एक बुक आती है। लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री, इस बुक से इसमें बहुत सारा आपको क्वेश्चन मिल जाएगा और बहुत सही है 9th 10th के लिए, 9th 10th का 11th 12th के लिए भी सही है। लेकिन जैसे आप केमिस्ट्री पढ़ना जैसे 9th 10th में शुरू कर रहे हैं पढ़ना तो 6 से, लेकिन उतना आप केमिस्ट्री में जैसे ही मतलब ये सब में मॉलिक्यूल एटम्स के बारे में जानना शुरू करते हैं तो लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री आपके लिए बहुत ज़रूरी बुक है, मतलब बहुत ही अच्छा बुक है। आप उसको एक बार पढ़ के देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। बिहार बोर्ड वाले हिंदी में खरीद लें और CBSE वाले इंग्लिश में खरीद लें, कोई दिक्कत नहीं है, सेम ही बुक है, बस उसका इंग्लिश वर्जन है और हिंदी वर्जन है। तो अब हम बैलेंसिंग करना सारा क्वेश्चन हम लोग कर चुके थे। अब एक बार एक आयनिक इक्वेशन की बात कर लेते हैं। ये जो इक्वेशन हुआ इसमें क्या हम देख रहे थे, एटम्स यूज हुआ है, मतलब एलिमेंट्स यूज हुए हैं, एटम्स यूज हुए हैं, कंपाउंड मॉलिक्यूल जो भी यूज हुए हैं मॉलिक्यूल। लेकिन ऐसे रिएक्शन इन्वॉल्विंग आयन, ऐसे रिएक्शंस जिनमें आयन्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, ऐसे रिएक्शन जिनमें आयन इन्वॉल्व रहेंगे, जो रिएक्शन में आयन्स पार्टिसिपेट करेंगे। जैसे अभी हम लोग जितने पिछले देखें, एक क्या है, एक N2 का मॉलिक्यूल है, नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल है, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है, एक NH3 कंपाउंड बनाया। तो यहाँ पे जो देखिए एटम मॉलिक्यूल है सब कर रहा है। अब कुछ रिएक्शंस ऐसे देखेंगे जिसमें आयन्स पार्टिसिपेट करेंगे, एक्चुअली पार्टिसिपेट आयन्स करते हैं, ठीक है। तो जब आयन्स करेंगे तो वैसे इक्वेशन को क्या कहते हैं, आयनिक इक्वेशन। वैसे इक्वेशन को कहते हैं आयनिक इक्वेशन। आयनिक इक्वेशन यहाँ पे लिख देता हूँ, आयनिक इक्वेशन। रिएक्शन इन्वॉल्विंग आयन्स, ऐसे रिएक्शन जो जिसमें इन्वॉल्व आयन हो रहे हैं तो उसको क्या कहेंगे, आयनिक इक्वेशन। तो कुछ आयनिक इक्वेशन का भी एग्जांपल दे देता हूँ और उसको कैसे बैलेंस करेंगे एक बार उसको बता देते हैं। तो आपको ऐसे तो देखा जाए तो आपके 10th के NCERT के हिसाब से आयनिक इक्वेशन के बारे में जिक्र नहीं किया है, लेकिन आपको जानना चाहिए क्योंकि कम्पिटिटिव एग्जाम में आयनिक सिंपल वाला दे सकता है, तो आपको आयनिक वाला बैलेंस करना आना चाहिए। आयनिक इक्वेशन क्या होता है उसकी जानकारी रखनी चाहिए भाई। तो हम आयनिक इक्वेशन की बात करते हैं, तो चलिए आयनिक की बात कर लेते हैं। तो मान लीजिए जैसे आपको दिया Zn प्लस H2SO4, सॉरी यहाँ पे CuSO4 ले लेते हैं, CuSO4। तो यहाँ पे रिएक्शन जो होगा यहाँ बनाएगा ZnSO4 प्लस Cu। ये अभी इस इक्वेशन को बैलेंस करने के बाद डिस्कस करने ही वाले हैं स्टेट के बारे में। जैसे सॉलिड स्टेट में है, इसको एक्वस स्टेट में लेंगे तो यहाँ पे ये बनेगा एक्वस स्टेट में, और एक मिनट ये बना एक्वस स्टेट में प्लस Cu सॉलिड स्टेट में। ये अभी हम जस्ट डिस्कस करेंगे इसके बाद बैलेंसिंग के बाद। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि जैसे ही हम एक्वस स्टेट में लेते हैं, आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा कि जैसे ही हम NaCl के बारे में आपने पढ़ा होगा, सबसे कॉमन NaCl, कि हम इसको जैसे ही पानी में लेते हैं, पानी में घोलते हैं। एक्वस सॉल्यूशन कुछ नहीं है कि जो ऐसा सॉल्वेंट जिसमें सॉल्वेंट वाटर हो, ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्वेंट वाटर हो। तो NaCl को जैसे ही हम वाटर में लेंगे तो ये रहेगा Na प्लस Cl माइनस के फॉर्म में, यानी जो हमारा एक्वस स्टेट है ये है Cu2 प्लस SO4 2 माइनस के फॉर्म में, यानी ये ऑलरेडी आयन के फॉर्म में है। यानी हम इसको ऐसे ना लेके ऐसे लिख सकते हैं कि Zn प्लस Cu2 प्लस SO4 2 माइनस जो बना रहा है Zn2 प्लस SO4 2 माइनस प्लस Cu, ठीक है। तो हम क्या देखते हैं कि जो कॉमन आयन है, जो रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट साइड में कॉमन आयन है, आयनिक में बैलेंस करने का सबसे बेस्ट तरीका, जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में जो आयन कॉमन है उस आयन को हम एलिमिनेट कर देंगे। उस आयन को क्या करेंगे, एलिमिनेट कर देंगे। उस आयन को हम एलिमिनेट कर देंगे। तो हमारा अब रिएक्शन क्या हो गया, Zn प्लस Cu2 प्लस इधर बना
Zn2 प्लस Cu। तो अब देखिएगा यहाँ पे आयनिक इक्वेशन। अब आप कहिएगा कि सर भाई यहाँ पे नंबर ऑफ मोल ऑफ जिंक और इन साइड ऑफ प्रोडक्ट और इन साइड ऑफ रिएक्टेंट इज सेम। जब अगर दोनों साइड सेम है तो इक्वेशन तो बैलेंस हो गया, नहीं, लेकिन यहाँ पे चार्ज अनबैलेंस है। जिंक यहाँ पे जिंक पे जो चार्ज है वो 0 है और यहाँ पर जो है जिंक पे चार्ज 2 है। तो अब हमको आयनिक इक्वेशन में मास बैलेंस न करके मास का वेरिएशन होगा, जैसे आप बैलेंस करने लगेंगे तो भी बैलेंस हो जाएगा। लेकिन मेनली जो हम बैलेंसिंग देखते हैं आयनिक इक्वेशन में, आयन कैसे बन रहा है, चार्ज प्रेजेंट होने के कारण, तो हम उस चार्ज को बैलेंस करते हैं। तो जिंक यहाँ पे 0 चार्ज है, जिंक के ऊपर जो चार्ज है ये 0 है, लेकिन यहाँ पे +2 है, यानी जिंक Zn से Zn2 प्लस बना। इसका मतलब है कि उसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया है। 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया है तो 2 इलेक्ट्रॉन लिया कौन, कॉपर ले रहा है। 2 इलेक्ट्रॉन कौन ले रहा है, कॉपर ले रहा है। ये तो रिएक्शन वैसे ही बैलेंस है, रिएक्शन बैलेंस ही है, क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन दिया और ये 2 इलेक्ट्रॉन ले लिया। तो ये यहाँ से ये इक्वेशन वैसे भी ये बैलेंस इक्वेशन ही है। कैसे से मैं अगला इक्वेशन के साथ आपको बताता हूँ, एक मिनट रुक जाइए। यहाँ से जिंक मान लेते हैं, यहाँ से गया, ये क्या किया, इवॉल्व 2 इलेक्ट्रॉन या रिलीज बोल सकते हैं, रिलीज 2 इलेक्ट्रॉन या लूज बोल सकते हैं, लूज किया, लूज या रिलीज 2 इलेक्ट्रॉन, और ये क्या किया, एक्सेप्ट किया, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये रिएक्शन तो वैसे भी बैलेंस है। अगर हम इसी रिएक्शन को इस तरीके से देखें, यहाँ पे Cu न लेके यहाँ पे Ag ले लें, जैसे इसको मैं रब कर देता हूँ, ठीक है, 1 मिनट, सॉरी मार्कर गिर गया था नीचे। हाँ, तो इसको रब कर देते हैं। तो इसको ले लेते हैं, Zn से ही ले लेते हैं, आपको अभी समझाया था तो आसानी होगा समझने में। प्लस AgSO4 यहाँ पे ले लेते हैं, Ag2SO4। चलिए ठीक है, Ag2SO4 एक्वस फॉर्म में ले लिए, ठीक है, एक्वस फॉर्म में ले लिए। जो बनाया ZnSO4 प्लस Ag, ठीक है। तो अब हम देखते हैं, अब क्या इसको हम आयनिक फॉर्म में लिखेंगे, जैसे एक्वस सॉल्यूशन है, ये भी एक्वस सॉल्यूशन है, ये सॉलिड फॉर्म है, ये भी सॉलिड फॉर्म है। तो हम इसको आयनिक फॉर्म में देखते हैं, तो Zn प्लस Ag प्लस SO4 2Ag हो गया आयन के रूप में, SO4 2 माइनस प्लस Zn2 प्लस SO4 2 माइनस प्लस Ag। अब देखिए, तो हम क्या बोले थे, जो कॉमन आयन होगा, आयनिक इक्वेशन को बैलेंस करते समय जो कॉमन आयन है उसको एलिमिनेट करना है, उसको एलिमिनेट कर दिए। अब क्या बचा मेरे पास, Zn प्लस 2Ag प्लस, चलिए अभी आप लोग मन लगा के पढ़ते रहिए, अभी टाइम के कमी के कारण हम आयनिक इक्वेशन को कल डिस्कस करेंगे कि आयनिक इक्वेशन को हम कैसे बैलेंस करेंगे, और फिर टाइप ऑफ रिएक्शंस और लिमिटेशन ऑफ केमिकल इक्वेशंस, जो बैलेंस इक्वेशन का जो लिमिटेशन है केमिकल इक्वेशन का वो क्या है, से उसको हम कल डिस्कस करते हैं, ठीक है। मन लगा के पढ़ते रहिए, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, उनको भी बताइए, और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद, मन लगा के पढ़ते रहिए, थैंक यू।